एक्साइटेड हो जाऊं इस एपिसोड में मम्बल शंबल कर दिया तो भैया माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, कुछ पर्सनल सा कनेक्ट है इस वाली स्टोरी से, चंद्रयान की स्टोरी से। क्योंकि चंद्रयान 1 को मैंने पर्सनली विटनेस किया था लॉन्च करते हुए श्री हरिकोटा से, और मुझसे आज भी जब कोई पूछता है कि एक भारतीय नागरिक होने का सबसे ज्यादा एहसास और प्राइड वाली फीलिंग कब आई थी, तो मैं बोलता हूं जब चंद्रयान 1 को लॉन्च करते हुए देखा था। उस समय सेल्फी वेल्फी का तो जमाना नहीं था, तो अपनी किताब में उसके बारे में एक चैप्टर जरूर डेडिकेट किया है। टेल्स फ्रॉम शाइनिंग एंड सिंकिंग इंडिया में चंद्रयान पर एक चैप्टर है कि किस तरीके से भारत और हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, जिसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी हंसा करती थी, उन्होंने चक्के छुड़ा दिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के, इतने लो कॉस्ट मिशन को अंजाम दिया। उसके बाद आती है चंद्रयान 2 की बारी। पार्शियल फेलियर, हमारा जो लैंडर था वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश लैंड करता है मून पे, लेकिन चंद्रयान 2 का जो सैटेलाइट है वो आज भी लूनर ऑर्बिट पे है और काम भी कर रहा है। कैसे और इस मिशन में कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में भी बात करूंगा। और फाइनली आती है चंद्रयान 3 के बारे में। लॉन्च से लैंडिंग तक सब कुछ लाइव देखा और एपिसोड्स भी बनाए हैं उसके बारे में। आज रहा नहीं गया तो मैंने कहा देखो, जितना देखा है जितना समझा है वो तो जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये थोड़ा सा खुशी शेयर करने वाला ही एपिसोड है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कांग्रेचुलेशंस टू एस सोमनाथ, हमारे इसरो के चीफ, और उनकी जो पूरी टीम है जिसने ये साइंस की जो आज जीत कराई है। आज हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, आज उन्हीं का दिन है, जो कि हमारे थंबनेल में भी इसीलिए इसरो चीफ ही है, क्योंकि उन्होंने ही और उनकी टीम ने ही आज भारत को चंद्रमा तक पहुंचाया है चंद्रयान के थ्रू। अब जल्दी से ये बात करते हैं कि भाई ये मिशन इतना भी क्रिटिकल क्यों है, इतने लोग और इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी भी ऐसे टुकटुकी लगाकर क्यों बैठी हुई है, क्यों देख रही है इस मिशन को। क्योंकि चंद्रयान 3 जो है लूनर साउथ पोलर रीजन में लैंड करने की कोशिश करने के लिए गई थी और अब सक्सेसफुल लैंड कर गई। इसको आप कह सकते हैं 370 माइल्स फ्रॉम द एग्जैक्ट साउथ पोल ऑफ द मून। मैंने अगर आप कंपैरिजन में देखें तो ये उसी तरीके से लैंड हो रहा है जैसे हम एंटार्क्टिका की एज पर लैंड कर रहे हैं। तो डॉट साउथ पोल के एकदम खोपड़ी पर नहीं, लेकिन लूनर साउथ में लैंड कर रहे हैं। अब ये वही जगह है जहां अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 का मिशन क्रैश लैंड हुआ 2019 में। ये वही जगह है जहां रशिया अपना लूना 25 स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने की कोशिश कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो भी क्रैश लैंड हो गया, नहीं तो रशिया बन जाता द फर्स्ट नेशन टू सेंड और सॉफ्ट लैंड अ प्रोब ऑन द लूनर साउथ। ये जो स्पेस मिशंस हैं ये आसान नहीं होते हैं, और आज इसीलिए इतना फीलिंग ऑफ प्राइड है, क्योंकि आप अंदाजन लगाइए कि सबसे पहले रशिया ने प्रोब भेजा मून में और लूना 2 को लैंड कराने की कोशिश की थी। वो क्रैश लैंड की थी, बट दैट वाज द फर्स्ट प्रोब टू रीच द लूनर सरफेस। 1959 की बात कर रहा हूं। उसके बाद लूना 9 1966 में जाकर पहली ऐसी स्पेसक्राफ्ट बनी जिसने एक सॉफ्ट लैंडिंग की, एक सर्वाइवेबल लैंडिंग की लूनर सरफेस में। वही रशिया, अच्छा चलो वो यूएसएसआर था, लेकिन अब वही रशिया का जो स्पेस प्रोग्राम है आज लूना 25 भेजती है, लेकिन वो क्रैश लैंड कर जाता है। तो इतना एक्सपीरियंस, दशकों का एक्सपीरियंस, इतना साइंटिफिक अचीवमेंट होने के बाद भी आप क्रैश करा देते हो। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर थोड़ा सा और मैं डिटेल में बात करूंगा कि दूसरे देशों का क्या हाल है। लेकिन साउथ पोल का जो ये मसला है, ये ओवर हाइप है या इसमें साइंस की एक बड़ी खोज है? क्योंकि ये जो आज तक के जो स्पेसक्राफ्ट लैंड किए हैं ये लूनर इक्वेटर के आसपास किए हैं, लेकिन अब बात ये हो रही है, साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बात हो रही है, स्पेकुलेशन हो रही है कि फ्रोजन वाटर हो सकता है जो लूनर सरफेस में जो साउथ पोल का जो रीजन है वो परमानेंट शैडो एरियाज में रहती है। क्योंकि जब मून रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो सन की किरणों से, सूर्य की किरणों से छुपा रहता है, और इन्हीं में आइस वाटर होने की संभावना बोली जाती है। अगर ये आइस, ये वाटर मिलता है तो आप सोचिए फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स के लिए कितना बड़ा फायदा होगा। वहां स्पेस स्टेशन आराम से फिर बन पाएगा। आज जो हुआ वो इसी दिशा में कम से कम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि हमारा जो लैंडर है विक्रम और उससे निकलने वाला प्रज्ञान रोवर, फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द सदर्न पोलर रीजन ऑफ द मून, और चौथे देश हम बन गए हैं आज जिसने मून चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और उससे भी बड़ी बात कि ये हम
615 करोड़ रुपए के बजट पे हम कर पाए। आदि पुरुष पिक्चर के बजट पर हमने चांद पर लैंडिंग कर दी। इससे बड़ी और कोई सुपर हिट हो सकती है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एस सोमनाथ खुद ही कहते हैं, इसरो के चीफ खुद ही कहते हैं कि इसरो ने जो अचीव किया है वो बहुत कम रिसोर्सेज पे अचीव किया है। और ये गर्व करने की बात है कि इतने कॉस्ट इफेक्टिव मिशन दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है, और दूर दूर तक मैंने कोई कंपेरेबल भी नहीं है। अब इससे पहले कि आज के मिशन में और डिटेल बात करें कि किस तरीके से ये लैंडिंग आज सक्सेसफुल हुई, ये जानना बहुत जरूरी है कि अच्छे अच्छों के चक्के क्यों छूट जाते हैं जहां तक लैंडिंग की बात आए लूनर साउथ पोल में। इंडिया का विक्रम मून लैंडर 2019 में चंद्रयान 2 पार्ट ऑफ द चंद्रयान 2 मिशन वो क्रैश कर जाता है। इजराइल का नॉन प्रॉफिट स्पेस एल्स बेराशीट लैंडर वो भी फेल कर जाता है 2019 के अप्रैल के महीने में। और ये डिसेंट और लैंडिंग इतना डिफिकल्ट होता है क्योंकि लास्ट जो आपके 15 मिनट होते हैं उसमें जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स को काम करना होता है और इतने सारे वेरिएबल्स बन जाते हैं, जिसको इसीलिए इसरो ने भी कहा है 15 मिनट्स ऑफ टेरर, क्योंकि लैंडर को सक्सेसफुली कैरी आउट करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कमांड। उसके बाद रॉकेट इंजन फायर करो, फेलियर का आपके पास कोई स्कोप नहीं है, जीरो एरर का चांस है। उसके बाद मून की ग्रेविटी जो कि बदल भी सकती है एरिया के साथ साथ, प्लस अनइवन टेरेन है। उसके बाद डस्ट जो उठता है बिकॉज आप जब रॉकेट इंजन फायर करते हो तो उसका भी एक चांस होता है। और ये सब कुछ मैनेज हो रहा है अरबों खरबों मील दूर ऑटोनोमसली, क्योंकि यहां से कमांड जब तक भेजोगे वहां तक पूरा खेल खत्म हो चुका होगा। चंद्रयान 2 फाइनल मोमेंट में लैंड करते समय क्रैश कर जाता है। इजराइल का बेराशीट फाइनल मोमेंट्स में कम्युनिकेशन लॉस हो जाती है। 500 फीट थी सिर्फ मून सरफेस के ऊपर जब वो भी भाई साहब क्रैश कर जाते हैं। लूना 25 के साथ क्या होता है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस रशिया का, लेकिन वही गड़बड़ हुई कि फाइनल में जब उन लोग ने ऑर्बिटल एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश की कि भैया अब तैयारी करेंगे लैंडिंग की, तो लूना 25 ने अपने इंजन फायर किए जिससे स्पेसक्राफ्ट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे आ जाए। वो लैंडिंग से पहले वाला पेनल्टीमेट स्टेज वही होता है। उसके बाद क्या होता है, रशिया कॉन्टैक्ट लॉस विद द स्पेसक्राफ्ट। अब मालूम चलता है क्योंकि इंजन को प्रोग्राम किया गया था 84 सेकंड्स के लिए फायर करने के लिए, लेकिन वो फायर करता है 127 सेकंड्स। बस इतनी सी गलती और आपका स्पेसक्राफ्ट जाता है सीधा कोलिजन कोर्स में और चंद्रमा से भिड़ जाता है और खत्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। ये सब ना हो चंद्रयान 3 के साथ, इसके लिए बहुत सारी तैयारी की गई। और इसी में एक जो प्रोसेस होता है, जो ट्रांसफर होता है कि एक हाई स्पीड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उड़ने वाली एक एयरक्राफ्ट को धीरे करो, मून के सरफेस के पास लाओ, वर्टिकल पोजीशन पे लाओ और उसको जेंटली लैंड कराओ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप इतना आसान ना माने। इसके 4 फेजेस थे जो आज हमने लाइव स्ट्रीम पे देखे, मैंने भी देखा। मैंने दिमाग घूम जाता है जब आप इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट देखते हो, वो भी हमारी इसरो कर पाती है इतने कम बजट में। जो फर्स्ट फेज जो था वो है रफ ब्रेकिंग फेज। इसमें आप सोचिए 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर एक स्पेसक्राफ्ट जा रहा है 30 किलोमीटर ऊपर लूनर सरफेस पे। तो पहले तो आप रॉकेट इंजन फायर करके आप इसको धीरे करते हो, और ये भी, और इसी चक्कर में ही अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर लूना 25 जैसा हालत होगा कि रॉकेट इंजन गलत फायर हुआ, गया आपका स्पेसक्राफ्ट। इसके बाद आता है दूसरा फेज, हाइट ऑफ 7.42 किलोमीटर्स चंद्रमा की सरफेस पे। लैंडर एक ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज में जाता है, 10 सेकंड तक रहता है। इसमें टिल्ट फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल टू अ वर्टिकल पोजीशन होता है, और वाइल डिस्टेंस ऑफ 3.48 किलोमीटर्स भी ट्रैवल कर रहा है। तो आप अपने डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो और लूनर सरफेस के पास भी आ रहे हो धीरे धीरे। उसके बाद आता है फाइन ब्रेकिंग फेज। ये अबाउट 175 सेकेंड्स का बहुत ही डेलिकेट फेज होता है। लैंडर फुल्ली वर्टिकल पोजीशन पे आता है और धीरे धीरे अपनी गति एकदम जीरो के आसपास लाने की कोशिश करता है। ये वही ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच में जो सिचुएशन था जब चंद्रयान 2 का कंट्रोल लॉस हुआ इसरो के साथ और वो क्रैश लैंड कर गया। उस समय वो 335 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून था। इसीलिए चंद्रयान 2 को आज भी आप वहां के स्पेसक्राफ्ट से, और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी उसको क्लियरली स्पॉट कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी हार्ड लैंडिंग हुई उसकी कि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल कर गया। और ये ना हो इसके लिए द फाइनल फेज, द टर्मिनल डिसेंट
द फाइनल फेज, जब स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे वर्टिकली ऑलमोस्ट जीरो स्पीड पर सॉफ्टली लैंड करता है मून की सतह पर। और ये हुआ, और सॉफ्ट एंड सक्सेसफुल लैंडिंग का अनाउंसमेंट ट्विटर की दुनिया में भी हुआ जब चंद्रयान का एक ट्वीट इसरो ने पब्लिश किया, इंडिया आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। तो ये तो खैर, ये तो मैंने खरबों टाइम इसको रीट्वीट भी हो गया है, तो ये आपको क्लियरली दिखाता है कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है। वो भी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे स्पेस प्रोग्राम में, हमारे स्पेस प्रोजेक्ट्स में इतने ज्यादा लोग अब इंटरेस्टेड हैं। अब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो, इसको, और जो चंद्रयान 2 की गलतियां हैं, जो हम बार बार अपने एपिसोड्स में पहले भी बोलते आए हैं कि इसरो की यह खासियत है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है और बाउंस बैक करता है। चंद्रयान 3 में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनको चेंज किया गया था, हर चीज को फाइनली कैलिब्रेट किया गया था, बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट, फेलियर टेस्ट को किए गए थे। लैंडर को एक कैपेसिटी ऑफ होवरिंग दिया गया था, जिससे कि अगर लगे कि सरफेस अनइवन है तो फिर वो अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकता है। और लैंडिंग एरिया को भी इंक्रीज कर दिया गया कि भैया आप 2.5 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी अच्छे तरीके से आप लैंड कर सको। तो लैंडिंग साइट सिलेक्शन को भी बहुत केयरफुली किया गया था। और चंद्रयान 2 ने हमें बहुत डिटेल्ड मैप्स दिए हैं मून के, तो हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस भी थे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने यह कहा था कि इस बार जो मिशन है, अब देखिए पूरा पूरा जो चेंज होता है आपके आउटलुक का, फेलियर बेस था, माने साइंटिस्ट ने हर फेलियर पॉइंट को उठाया और देखा कि उसको कैसे इंप्रूव कर सके, चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में कैसे अपग्रेड कर सके। इसका मतलब स्ट्रेंथेंड लेग्स, कि भैया अगर किसी वजह से रॉकेट फ्यूल आउट हो जाता है या सही कैलिब्रेशन नहीं होता है, रॉकेट इंजन ठीक से फायर नहीं करते हैं, तब भी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी है, वो क्रैश लैंड करके भी सक्सेसफुली अपना मिशन कैरी आउट कर सकता है। बिगर फ्यूल टैंक दिया गया है चंद्रयान 3 में, जिससे कि वो कभी आउट ऑफ फ्यूल वाला सिचुएशन ना हो। मोर सोलर पैनल्स भी दिए गए हैं जिससे कभी पावर शॉर्टेज ना हो, और एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए हैं जिससे नॉट ओनली सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन की लैंडिंग एरिया और लैंडिंग लेजर फाइंडिंग रेंजर से कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जो चंद्रयान 2 में हुआ था। तो ये सारी चेंजेस की गई थी। चलो अब तो सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया, अब बात आती है कि इसके आगे क्या होगा। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अब अगले कुछ घंटों में, जब तक मेरे ख्याल से आप ये एपिसोड देख भी रहे होंगे, तब तक एक रैंप खुलेगा और एक 6 व्हील्ड व्हीकल प्रज्ञान रोवर के लिए एक रैंप बन जाएगा फ्रॉम विद इन द लैंडर, और ये फिर रोवर बाहर आएगा। तो नॉट ओनली द फर्स्ट लैंडर, वी विल ऑल्सो पुट अ रोवर ऑन द मून। और ये फिर 4 घंटे बाद बोला जा रहा है भाई एक बार डस्ट सेटल डाउन कर जाए, इसकी क्लियरिंग्स एकदम ठीक हो जाए, और उसके बाद अपनी नेविगेशन कैमरास ऑन करके ये रोवर मून की सतह पर जाएगा। साथ ही साथ जब ये रोवर के व्हील्स चलेंगे तो हमारा नेशनल फ्लैग और इसरो का लोगो लूनर सरफेस पर छप जाएगा, और ये खरबों साल तक वही रहेगा जब तक न इसको कोई डिस्टर्ब करेगा। इसके साथ साथ रोवर में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेलोड्स हैं जो कि मून की सरफेस के बारे में डेटा रिले करेंगे, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, मून का बेसिक एटमॉस्फेयर एंड सॉइल कंपोजिशन का जो डेटा है वो हमें वापस भेजा जाएगा। ये लैंडर नियर सरफेस प्लाज्मा, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, एक बहुत पतली सी सतह, एक एटमॉस्फेरिक कवरिंग होती है मून में, उसके बारे में पूरा रिसर्च करेगा। मेजरमेंट्स ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लूनर सरफेस, क्या सीस्मिक एक्टिविटीज है लैंडिंग एरिया में, उसको भी डिटरमिन करेगा कि क्रस्ट एंड मेंटल। सो एक तरफ से चंद्रयान 2 ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से ओवरऑल मैपिंग करके रखी है, और अब हम इसका सरफेस मैपिंग और सरफेस कॉम्पोजिशन भी ठीक से समझ पाएंगे। 2 हफ्तों का टाइम है, और उसके बाद तो एक डार्क विंटर आ जाएगी, एक नाइट आ जाएगा। तो यही 2 हफ्तों का एक टाइम स्पैन है जहां इतना सारा रिसर्च अब अगले 2 हफ्तों में होने वाला है। और अगर बाय एनी चांस कोई भी कम्युनिकेशन लॉस हो जाए या रोवर का, तो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर भी वहां है जो कि एक कंटिंजेंसी कम्युनिकेशन रिले काम करेगा। सोचिए 4 साल पहले लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 का जो सैटेलाइट है, ऑर्बिटर है, वो अभी भी काम कर रहा है, एंड एज अ रिले स्टेशन अभी भी हमारे लिए काम करेगा। मेरे हिसाब से तो शायद इंटरनेशनली भी आप कंपेयर कर लो तो मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज है ये ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स। चंद्रयान 1
सुपर सक्सेसफुल फर्स्ट शॉट सीधे मून तक पहुंचा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चंद्रयान 1 में भी एक लूनर इंपैक्टर था, एक छोटा सा लूनर इंपैक्टर प्रोब जिसके ऊपर इंडिया का फ्लैग भी था, जिसको फोर्सफुली लूनर सरफेस पे क्रैश कराया गया था, जिससे कि वहां का लूनर डस्ट उठे और उसको स्टडी किया जा सके। सो इट वाज अ सुपर डुपर सक्सेस, अगेन एट वेरी लो कॉस्ट। चंद्रयान 2 पार्शियल सक्सेस, लैंडर फेल किया, लेकिन ऑर्बिटर ने बहुत बढ़िया काम किया, अभी तक काम कर रहा है। और उसी चंद्रयान 2 के एक ऑर्बिटिंग इंस्ट्रूमेंट ने आइडेंटिफाई किया था साइंस ऑफ वाटर, जो कि मिनरल्स में ट्रैप्ड है एंड पोलर एरिया में ट्रैप्ड है। उसी के बारे में और अब रिसर्च कर रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी। एंड फाइनली चंद्रयान 3 ऑलरेडी अ सक्सेस, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर साउथ पोल एंड रोवर कमिंग आउट। वी विल गेट मोर इंफॉर्मेशन अगले 2 हफ्तों में। फाइनली फ्यूचर क्या है इसरो का, और ये बोलते हुए मुझे और भी मजा आता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। अगर इसी तरीके से सक्सेस होता रहे, इसी तरीके से लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट मिशंस प्लान होते रहे, तो शायद मैंने नासा एंड ऑल को तो फिर ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट है गगनयान, हमारा मैन्ड स्पेस मिशन। बहुत जल्द हमारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे रॉकेट में स्पेस में जाएंगे। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखोगे। मार्स लैंडर, याद रखिए मंगलयान ऑल्सो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि पहली बार फर्स्ट शॉट में हमने एक सैटेलाइट भेजा ऑल द वे टू मार्स, जो कि और किसी देश ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था। और अब अगला स्टेप होगा टू लैंड ऑन मार्स, और यहां से जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मिला है मून में लैंड करने के लिए, वो मंगलयान 2 के लिए भी बहुत मंगलमय होगा। एंड फाइनली अ मिशन टू वीनस इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। साथ ही साथ कमर्शियल स्पेस लॉन्च तो चल ही रहा है, सिग्निफिकेंट प्लेयर है इसरो में, अपना खर्चा खुद ही निकाल लेगी जिस रेट पर हम दूसरे लोगों के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। अब साथ ही साथ सरकार ने प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स को भी अलाउ किया है, तो अब हो सकता है कि भाई स्पेसएक्स जैसी कंपनी इंडिया में भी बन जाए अगले कुछ सालों में। और ये सब देखने के बाद शायद डीआरडीओ वालों को थोड़ा बोलना चाहिए, भैया मंगल तक पहुंच चुके हैं, मून में लैंड कर चुके हैं, थोड़ा ड्रोन शोन बना दो, थोड़ा फाइटर जेट बना दो, जिससे कि यूएसए से इंपोर्ट ना कराना पड़े। इसरो हमें क्लियरली दिखाता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उन्हें ऑटोनॉमी दो और ज्यादा पैसे ना भी दो, तब भी वो लो कॉस्ट में क्या क्या कर सकते हैं, कितना पॉसिबल है, और पूरी दुनिया उसके बारे में आज बात कर रही है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस देख लीजिए, हर जगह इसरो के बारे में डिस्कशन चल रहा है। और फाइनली मैं ये बोलूंगा कि आर्टिकल 51AH में एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बोला गया है हमारे जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट्स है, और वो है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ये जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात है ना, आज जैसे जितने बच्चों ने और टीनेजर्स ने देखा होगा, क्या साइंटिफिक इंक्वायरी टेम्परमेंट आया होगा। तो ये टेम्पर थोड़ा कम करना पड़ेगा, साइंस थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अगर ऐसी सक्सेस स्टोरीज होती रही हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में, तो शायद इंडिया का वो जो साइंटिफिक टेम्पर है वो धीरे धीरे जो कम हो रहा है, उसमें फिर से बहुत बड़ी बूस्ट आएगी, और ये चांद पे लैंड करने जैसा ही अचीवमेंट होगा अगर फिर से हम वो अपना साइंटिफिक टेम्पर वापस ला सके। तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा है। आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड एंड अ प्राउड फीलिंग रियली कि हमारे देश ने इतना बड़ा काम किया है। आई होप दैट इसरो को सारा सपोर्ट मिले और वो मार्स क्या प्लूटो तक भी पहुंचे बहुत जल्दी।